सागरीय लवणता। महासागरीय लवणता को सामान्य रूप में सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता कहते हैं। सामान्यतः सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। इसे प्रतिशत नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह मात्रा होती है। महासागर में लवणता का प्रभाव न केवल उसमें रहने वाले जीवों और वनस्पतियों पर पड़ता है, परंतु महासागर की भौतिक विशेषताएं, तापक्रम, घनत्व, ताराएं, दबाव आदि भी इससे प्रभावित होते हैं। सागर का हिमांक लवणता पर आधारित होता है, अर्थात अधिक लवणयुक्त सागर देर में जमता है। इसी तरह सागर का क्वथनांक या उबाल बिंदु सामान्य जल से ऊंचा रहता है। वाष्पीकरण की मात्रा सागरीय लवणता से नियंत्रित होती है। लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होता है और सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ जाता है। सागरीय जल के संगठन की बात करें तो सागरीय जल एक सक्रिय गोलक होता है, जिस कारण इसमें कई प्रकार के खनिज गुलीय अवस्था में मिले रहते हैं। क्योंकि प्रतिवर्ष सागरों में लवण लाया जाता है, अतः उसकी कुल मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जोली के अनुसार सागरीय जल में लवण की मात्रा 50 अरब टन, मरे के अनुसार 5 अरब टन तथा कलाक के अनुसार 2.7 अरब टन। यदि जोली का मानना है कि यदि समस्त सागरीय लवण को निकालकर ग्लोब पर फैला दिया जाए तो उसकी मोटाई 150 फीट हो जाएगी, और यदि उसे केवल धरातल पर बिछाया जाए तो मोटाई 500 फीट हो जाएगी। विभिन्न सागरों में लवणता की मात्रा 33 से 37 के बीच में रहती है। 1884 में जो चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागरों में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें से 7 लवण मुख्य रूप से हैं, जो कि हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा कौन से लवण की मिलती है। तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि लवण के प्रकार में कौन कौन से लवण अधिक से कम मात्रा में हैं और कितने प्रतिशत रूप में मिलते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी और आपकी विश्वविद्यालय परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये आवश्यक है। जब हम सागरीय लवण के स्रोत की बात करें तो उसे 2 भागों में बांट सकते हैं: ज्वालामुखी राख, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित। सागरीय लवण का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब प्रथम ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ। उस पपड़ी में जो क्रस्ट में लवण की मात्रा अधिक थी और उस क्रस्ट के विघटन तथा वियोजन के कारण अपरदन के कारकों द्वारा लवण सागर में पहुंचने लगे, जिसके कारण सागर में लवण की मात्रा में वृद्धि होने लगी। नदियां सागर तक लवण पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख थी। इसके अलावा पवन द्वारा नमक स्थल से सागर में स्थानांतरित होता रहा। वर्तमान में नदियां सागर में लवण का निक्षेप करती है, परंतु यदि सागरीय लवण तथा नदियों के लवण के संगठन पर विचार करें तो दोनों में अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। नदियों द्वारा लाए गए लवण में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जबकि सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत अधिक होता है। नदियों के लवण में सोडियम क्लोराइड का % दो ही होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नदियां सागरीय लवणता की प्रमुख स्रोत नहीं है। नदियों द्वारा लाए गए कैल्शियम की अधिकांश मात्रा का सागरीय जीव तथा वनस्पतियां उपभोग कर लेती हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी से निश्चित राखों से भी कुछ मात्रा में लवण प्राप्त होता है। सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक: एक महासागर से दूसरे महासागर में लवण की मात्रा में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, एक ही महासागर के विभिन्न भागों में लवणता की मात्रा में पर्याप्त अंतर पाया। सागरों, महासागरों, झीलों
में लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रक कारक कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं तथा लहरें इत्यादि प्रमुख हैं। वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात जितना वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाएगी। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यून मात्रा का होना अनिवार्य होता है। ऐसे स्थान जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ लवणता अधिक होती है, जैसे कि कर्क तथा मकर रेखाओं के पास। भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती जितनी कि अयनवर्ती भागों में, क्योंकि प्रतिदिन अधिक जलवृष्टि के कारण सागरों में जल की वापसी होती रहती है। वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ लवणता कम हो जाती है, जैसे कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापक्रम के होते हुए भी घनघोर वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि के कारण लवणता कम मिलती है, जबकि अयनवर्ती भागों में न्यून वर्षा के कारण अधिक लवणता मिलती है। ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय भागों में अत्यधिक हिमवर्षा के कारण निर्मित हिमानी सागरों में हिम पहुंचाते रहते हैं, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में पहुंचने पर पिघलकर सागर की लवणता को कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ध्रुवों के चारों ओर कम लवणता की मेखला देखने को मिलती है। नदी के जल का आगमन। नदियाँ सागर में अपने साथ लवण बहाकर लाती है, तथापि उनमें स्वच्छ जल की मात्रा अधिक होती है कि उनके मुहाने के पास लवणता में कमी आ जाती है, जैसे गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम मिलती है। बंद सागरों में यह प्रभाव अत्यधिक स्पष्टता के दिखता है, जैसे कि ब्लैक सी में डेन्यूब, नीपर, निस्तर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता 18 पाई जाती है। याद रखने योग्य चीज़ यह है कि जहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होती है वहाँ लवणता बढ़ जाती है, जैसे भूमध्य सागर में लवणता 40 पाई जाती है। क्योंकि भूमध्य सागर में एक तरफ नदियाँ भी ला रही है, परंतु वहाँ पर वाष्पीकरण स्वच्छ जल की आपूर्ति से अधिक होता है, इसी कारण भूमध्य सागर में लवणता बढ़ जाती है। वायुदाब तथा वायु की दिशा। प्रतिचक्रवाती दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशाएं मिलती हैं, पवन स्थिर है और उच्च तापक्रम है, वहाँ लवणता में वृद्धि होती है। ऐसी दशाएं अयनवर्ती भागों में मिलती है, इसके परिणाम स्वरूप वहाँ उच्च लवणता मिलती है। हवाएं लवणता के पुनर्वितरण में भी सहायता करती हैं। ये हवाएं अपने साथ खारे पानी को दूसरे स्थान पर पहुँचाती है, जिसके कारण वहाँ की लवणता बढ़ जाती है, और जहाँ से ये जल हटाया जाता है उसके स्थान पर उसकी पूर्ति के लिए नीचे से जल ऊपर आता है और उसके परिणाम से उस स्थान की लवणता कम हो जाती है। ऐसा जैसे व्यापारिक हवाओं का हम उदाहरण लें। व्यापारिक हवाएं महाद्वीप के पश्चिमी किनारों अर्थात महासागरों के पूर्वी किनारों से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लाकर वहाँ की लवणता बढ़ा दी जाती है। जैसे मेक्सिको खाड़ी में लवणता 30 से 37 पाई जाती है, जबकि कैलिफोर्निया तट पर लवणता कम मिलती है। पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम करती है, परंतु पश्चिमी तटों पर लवणता बढ़ा देती है। कभी कभी इन हवाओं के कारण लवणता घट भी जाती है, क्योंकि इन हवाओं के कारण कम खारे तथा अधिक खारे जल में मिश्रण हो जाता है। परिणाम स्वरूप लवणता कम हो जाती है। सागरीय गतियाँ। सागरीय धाराओं का प्रमुख कार्य सागरीय जल में मिश्रण करना, अतः इनके द्वारा लवणता के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। सागरीय धाराएं निश्चय ही लवणता को बढ़ाने और घटाने का कार्य करती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग से लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है, जैसे मेक्सिको की खाड़ी में उच्च लवणता मिलती है। इसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर लवणता को बढ़ाती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भाग में लवणता घट जाती है, और बंद सागरों में इन धाराओं का प्रभाव नगण्य होता है। परंतु जो सीमांत सागर हैं जो कि सागर से चौड़े प्रवाह द्वारा मिले होते हैं, इन पर
इन धाराओं का प्रभाव होता है। नॉर्वे तथा उत्तरी सागर में गल्फ स्ट्रीम के कारण अपेक्षाकृत अधिक लवणता मिलती है। सा